सादर जय जिनेन्द्र। मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन। अ, आज आप सभी को प्राकृत साहित्य के इतिहास के बारे में बात करूंगा। कल हम सभी ने देखा था कि प्राकृत साहित्य जो है वो बहुत ही विशाल है और अनेक रूप में हमें वो साहित्य उपलब्ध होता है। उसमें हमने ये जाना था कि प्राकृत साहित्य की प्राचीन परंपराएं हैं, हमें वह अनेक रूप में उपलब्ध होता है। जैसे हमने देखा कि वेदों में जो छांदस भाषा के वैदिक संस्कृत में जो छांदस भाषा के शब्द उपलब्ध होते हैं, छांदस भाषा जिसे कहा जाता है, वो वह भाषा जो उसके कुछ अंश हमारी प्राकृत भाषा से मिलते जुलते हैं और वह प्राकृत भाषा के अंश में उधर उपलब्ध दिखाई देते हैं। दूसरा, फिर हमने ये समझा था कि जो शिलालेख प्राकृत शिलालेख हैं, वह प्राकृत शिलालेख भी जो है वह शिलालेख भी एक हमारे इतिहास के स्रोत हैं। उसमें दो प्रकार के शिलालेख हमें उपलब्ध होते हैं। एक तो शिलालेखों में अशोक के अभिलेख, सम्राट अशोक के, और दूसरे जो उपलब्ध होते हैं वो हमारे लिए मतलब अ, खारवेल के शिलालेख भी उपलब्ध होते हैं। इन दोनों अभिलेखों से हमें यह है कि इन दोनों अभिलेखों में हमें जो उपलब्धता प्राप्त होती है वह हमारी एक इतिहास और धरोहर को अनोखा रूप प्रदान करते हैं। उसके बाद हमें साहित्यिक रूप में जो सौरसैनी आगम और अर्धमांगधी आगम, सौरसैनी आगम में दिगंबर परंपरा के जो जितने भी ग्रंथ हैं वो सारे आ जाते हैं, और अर्धमांगधी आगम में हमारे जो श्वेतांबर परंपरा के जितने ग्रंथ हैं वह ग्रंथ हैं। इस तरीके से हमने सारा परिचय देखा था। अब हम आज समझेंगे प्राकृत भाषा। जो प्राकृत भाषा है वो वह भाषा एक भाषा और विचार का अद्भुत संबंध है। इसमें जो हम बोलते हैं, कभी कभी लोग समझते हैं ये भाषाएं हैं, मगर एक समझना चाहिए ये बोली है। और जो बोली है वह भाषा के रूप में हमारे सामने किस प्रकार से आई, इसे हमें समझना चाहिए। सर्वप्रथम ये समझे कि विद्वानों ने जो स्थूल रूप से संसार की जो जितनी भी भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं को 12 परिवारों में विभक्त किया है। उन 12 परिवारों में जैसे आरोपीय परिवार, और वो दूसरा है सेमेटिक परिवार, तीसरा है मेट्रिक परिवार, चीनी परिवार, एकाक्षरी परिवार, यूराइट अल्ट्रांट परिवार, त्रिविण परिवार, और मेलो पॉलिनेशियन परिवार, बंटू परिवार, और मध्य अफ्री परिवार, और ऑस्ट्रेलियन प्रांतीय परिवार, अमेरिकी परिवार और शेष परिवार। इस तरीके से 12 परिवारों में जितनी भाषाएं उन सभी भाषाओं को विभक्त किया गया है। तो जो हमारा प्राकृत भाषा का संबंध है, तो उस 12 परिवारों में एक परिवार है भूरोपीय परिवार, भारोपीय परिवार। भारोपीय परिवार जो है ना, इस गाथा परिवार में इस जो भारोपीय परिवार है इसमें भी 8 भाषाओं में इसको विभक्त किया गया है, 8 उप परिवारों में से। पहला 12 परिवार हो गए, इसके बाद फिर 8 उप परिवार हो गए। वह भारोपीय परिवार के भेद हैं। तो इसमें जो 5वें नंबर का परिवार है, भारत ईरानी या आर्य भाषा उप परिवार जो है ना, उस उन 8 उप परिवारों में हमारी प्राकृत का संबंध जो है ना, 5वें उप परिवार भारतीय ईरानी अथवा आर्य उप परिवार से है। और उस भारतीय ईरानी उप परिवार में भी 3 शाखाएं हैं। जो भारतीय उप परिवार है ना, उसमें भी 3 शाखा है। एक तो ईरानी शाखा परिवार है, दूसरा दर्द शाखा परिवार है, और तीसरा जो है ना भारतीय आर्य शाखा परिवार है। तो प्राकृत भाषा का कौटुंबिक संबंध जो है ना, उक्त तीनों शाखा परिवारों में से भारतीय आर्य शाखा परिवार से है। अतः आर्य भाषा का ही एक रूप प्राकृत भाषा में हमें उपलब्ध होता है। तो जो भारतीय आर्य शाखा परिवार के विकास को विद्वानों ने 3 भागों में विभक्त किया है।
उसमें प्रथम युग जो है ना, तो प्राचीन आर्य भाषा काल है। जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल जो जो है ना, उसका समय बताया गया है 1600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। माने 1000 वर्ष का समय है, 1600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। और मध्यकालीन आर्य भाषा का जो परिवार का जो काल है, वह काल 600 ईसा पूर्व से 1000 ईसवी तक। इसका काल भी जैसे 600 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसवी तक हम लगाएंगे, तो इसमें भी 600 1600 वर्ष का एक अंतराल होता है। इसी तरीके से आधुनिक आर्य भाषा काल, और जिसका समय हमारा है आधुनिक आर्य भाषा काल का ईसवी 1000 से वर्तमान तक का। तो इस तरीके से जो आर्य भाषा भारतीय आर्य भाषा काल जो है ना, उसे 3 भागों में डिवाइडेशन किया गया। तो फर्स्ट नंबर जैसे अपन डिवाइडेशन को देखते हैं, तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, और दूसरा है मध्य भारतीय आर्य भाषा काल, और तीसरा है आधुनिक आर्य भाषा काल। तो इसमें सबसे प्रमुख जो है ना, पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, जिसका समय अभी अपन ने देखा था कि जिसका समय 1600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। माने भगवान महावीर स्वामी के पहले की जो बात है। तो उससे भगवान महावीर स्वामी से पहले भी हमारे कुछ साहित्य मिलते हैं, जिसे हम पूर्व कहते हैं, पूर्व साहित्य कहते हैं। वो भी उपलब्ध होते हैं। साहित्य बहुत विशाल है, और वह साहित्य प्राकृत भाषा का है, उपलब्ध होता है। तो इस जो प्राचीन आर्य भाषा, भारतीय आर्य भाषा काल जो है, उसका स्वरूप ऋग्वेद की प्राचीन ऋचाओं में सुरक्षित है। अतः भारतीय साहित्य का ऊषा काल वैदिक युग में प्रगति के कोमल और रौद्र दोनों तरह से गान से प्रारंभ होता है। और इस साहित्य में जिस छांदस और वैदिक भाषा का जो रूप उपलब्ध होता है, वही प्राचीन आर्य भाषा काल है। जो वैदिक छांदस भाषा या वैदिक भाषा का जो उपयोग वेदों में आया है ना, वो है हमारी प्राचीन आर्य, भारतीय प्राचीन आर्य भाषा का काल है। उसी काल के अंतर्गत धीरे धीरे साहित्य के रूप में हम सभी के बीच में आया। जैसे बोलचाल की भाषाओं में भी समय उस समय तक, माने यक्ष के समय तक, यक्ष का समय जो है ना, 20 संवत 800 पूर्व का कहा जाता है। तो छांदस भाषा में इतना विकास और विस्तार हुआ कि मंत्रों के अर्थ को समझना कठिन हो गया था। फलतः याक्ष को निरुक्त लिखने की आवश्यकता प्रतीत हुई। मानो उस समय क्या स्थिति थी कि थोड़ा सा जो सूत्र लिखे थे याक्ष के द्वारा, या जो, तो उनको समझना कठिन हो गया था। तो फिर उसके बाद उन्होंने उसके लिए निरुक्ति लिखी। तो ऐसे धीरे धीरे काल बढ़ते बढ़ते समय विकासशील होता गया, और पाणिनि के पूर्व छांदस संस्कृत के अनेक रूप प्रादुर्भाव हो गए थे। पाणिनि जिस समय हुए, तो पाणिनि के पहले भी छांदस भाषा, छांदस संस्कृत थी ना, उसके भी अनेक रूप सामने आ गए थे। और ऐसे धीरे धीरे चलते पाणिनि की जो भाषा है, वो तो चल ही रही थी। उसके बाद वैदिक संस्कृत के चलते चलते संस्कृत भी एक वैदिक संस्कृत है। एक जो सामान्य संस्कृत हम बोलते हैं, वो भी उधर भी डिवाइडेशन हुआ है। तो इस तरीके से जो वैदिक भाषा में अन्य भाषाओं के तत्वों का समावेश भी हुआ, कि जो जैसे वर्तमान समय की जो भाषा होगी, उन तत्वों का भी उसमें समावेश होगा। दूसरा, वैदिक या छांदस के साथ साथ प्राकृत भाषा के तत्व, जो वैदिक और छांदस जो भाषा है ना, उसमें प्राकृत भाषा के तत्व जैसे उसमें उपलब्ध हुए। तो उसमें अनेक ऐसे शब्द मिलते हैं जो प्राकृत भाषा के समान माने जाते हैं। उस समय वैदिक भाषा के समांतर
जनभाषा भी कहा जाता था, जिसे हम प्राकृत कह सकते हैं। तो उस समय जनभाषा के रूप में प्राकृत भाषा हम सभी के बीच में उस समय थी। जैसे इसमें शब्द आया है विकट, कीकट, निकट, टंड, पठ धातु आई हैं आदि बहुत सारे शब्द आए। तो प्राकृत के जो देशी शब्द भी उसमें उपलब्ध होते हैं। सनई सनई यदि वैदिक भाषा में मिश्रित हो गया है। इसी प्रकार इंद वारुण, मिथ्या वारुण, उच्चई नीचई, ये शब्द बहुत सारे शब्द हमें उधर उपलब्ध होते हैं जो वैदिक भाषा के शब्द हैं। और कुछ वैदिक भाषा छांदस भाषा से आते आते धीरे धीरे प्राकृत में वो प्रवेश कर गए और प्राकृत के शब्द कहलाते। और ब्राह्मण साहित्य में भी जो उपलब्ध होते हैं तो उसमें उदीच भाषा, उत्तरीय भाषा, विभाषा, मध्य देशीय विभाषा, प्राच्य या पूर्वी विभाषा, इस तरीके से उसके भी अनेक हमें रूप उधर उपलब्ध देखते हैं। जैसे देश भाषा की तीन रूप, जैसे मार्कंडेय ने भी उसमें प्राकृत सर्वस्व में भाषा, विभाषा आदि रूप दिए हैं। तो धीरे धीरे जाते जाते और वो उधर परिवर्तित हो गए। तो इधर मध्यकालीन आर्य भाषा और प्राकृत, तो छांदस और संस्कृत के मूर्धन्य ध्वनियों के व्यक्तित्व प्राकृत तत्व सिद्ध करने के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध हुई है। और वहीं जर्मन के विद्वान से पसल्ल ने भी उन सभी शब्दों को अपने यहाँ दिया कि किस तरीके से वो सारी शब्द आए। से छांदस में रा का ला ध्वनि के रूप में विकास पाया जाता है। तो छांदस भाषा में पाया गया वही प्राकृत में रा की जगह ला हो जाता है। वहीं ला और ला के लिए दूसरा एक रूप भी बनता है। तो उस तरीके से सादे शब्द उसमें आए हैं। तो रा का ला ये सबसे बड़ी विशेषता है। और वह वैदिक जो छांदस भाषा है उसमें भी उस तरीके से उपलब्ध होता है। और जैसे आणी है, पुण्य है, फण है, काण है, कण है, निपुण है, गण है, पुराण है, और शब्दों को भी मूलतः प्राकृत का ही माना जाता है। और ये जैसे आणी शब्द है तो प्राकृत का है, और पुण्य शब्द है, और फण शब्द है, काण शब्द है, कर्ण है, निपुण है, गण है, ये सब प्राकृत के माने जाते हैं। इसीलिए इन शब्दों को धीरे धीरे रेप के स्थान पर ला अनेक जगह हमें देखने को मिलता है। वनस्पति आदि जो शब्द आए हैं बाणस्पति प्राकृत में बनता है। तो सारे शब्द फिर इधर आया कि प्राकृत भाषा का विकास कैसे कैसे होगा। तो प्राकृत भाषा की गणना मध्य भारतीय आर्य भाषा से की जाती है। जो मध्य आर्य भाषा को हम समझ रहे थे, तो मध्य आर्य भाषा कहाँ से प्रारंभ हुई, उसका काल है 600 ईसा पूर्व से वर्तमान की 1000 ईस्वी तक के लिए। जो 1600 वर्ष का समय है वो मध्य आर्य भाषा काल का समय है। उसमें प्राकृत का जो विकास हुआ है वो तीव्रता से हुआ है। क्योंकि 600 ईसा पूर्व में जहाँ देखें हम कि उस समय भगवान महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध ने भी अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। पहला प्राण तो 600 ईसा पूर्व का ये है। और 300 ईसा पूर्व सम्राट खारवेल अशोक ने जो अभिलेख लिखवाए वह भी प्राकृत भाषा में लिखवाए। तो उसका 300 ईसा पूर्व का ये उदाहरण भी हमें दिखा। फिर उसके बाद खारवेल का समय भी हम देखें तो 100 मतलब 100 वर्ष ईसा पूर्व का उनका समय है। तो उस समय को फिर देखते देखते धीरे धीरे फिर प्रथम शताब्दी में भी सखंडगम की रचना हुई। आचार्य कुंद कुंद ने अपनी रचना लिखी। कालिदास के जो नाटक है उनमें भी प्राकृतों का प्रयोग आया। भाष्य के नाटक है उनमें भी प्राकृतों का प्रयोग है। तो ऐसे ऐसे मध्य आर्य जो भारतीय मध्य आर्य भाषा जो काल है 600 ईसा पूर्व से लेकर के और 1000 ईस्वी तक का, वह प्राकृत का काल रहा है। और उसमें प्राकृत का विकास भी हुआ है। इधर प्राकृत शब्दों के प्रयोग भी दिखाई दिए हैं जो इस तरीके से हमें संस्कृत के तावत, सियात और कर्मण्य प्राकृत में क्रमशः ताव और सिया और कम हो जाए।
हो जाते हैं। तो वैदिक भाषा में भी व्यंजनांत शब्दों का दोनों स्थितियों में उपलब्ध होते हैं। एक तो व्यंजन रहेगा और एक नहीं रहेगा। ये दोनों शब्द हमें वैदिक संस्कृत में भी और वैदिक प्राकृत में भी। स्वर भक्ति के भी प्राकृत के अनेक उदाहरण हैं जिस दोनों भाषाओं में समान रूप से मिलते हैं। जैसे किन्नन, किन्नल, ये स्व, सुब्रत, ये शब्द हमें छांदस भाषा में तनवाह या तनुवाह शब्द ये जो हमें दिखाई देते हैं। स्व या सुवाह शब्द ये दिखाई देते हैं। जैसे एक शब्द इसमें आया है, हम जब प्राकृत के रूप पढ़ते हैं तो देव शब्द के लिए देवो बनता है, तो देवों में सो लगा है। उसी धम्म शब्द के लिए धम्मो बनता है। ओकारांत शब्द जितने हैं ना, यह सब शब्द हमें प्रवृत्ति वेद में भी कुछ अंश तक हमारे उस प्राकृत भाषा में अंश तक पाए जाते हैं। और वह जो अंश हमें प्राप्त होते हैं, वह अंश हमारी भाषा के प्रयोग के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, जिससे हम ये जान सकते हैं कि इन शब्दों से मिलकर के हम अपना उपयोग कर सकते हैं। ऐसे अब वो शब्द धीरे धीरे आकर के परिवर्तन के रूप में आ गए और आते आते फिर वो हमारे प्राकृत भाषा में प्रवेश कर गए। इसी तरीके से देवः शब्द जो है ना, वो देवो बना। तो छांदस भाषा में जो प्रयोग आते हैं उसमें भी देवो शब्द का प्रयोग आया है। या धम्म शब्द जो आया, तो धर्म के लिए धम्मो बनता प्राकृत में, वो धम्मो शब्द भी उधर उपलब्ध। तो इन पर अनेक विद्वान हुए हैं, इन्होंने उस पर भी बहुत अच्छी चर्चा की है। जैसे वैदिक काल के जो भी विद्वान जिन्होंने वेद पर कार्य किया है, उन्होंने प्राकृत की सिद्धि में वो बताए हैं। जैसे अनेक शब्द उपलब्ध होते हैं। इसमें एक श्री हरदेव बाहरी जी हैं, उन्होंने इस पर बहुत अच्छे लेख भी लिखे हैं। तो अनेक ऐसी जो जन भाषा हमारी रही है, वह प्राकृत है, और प्राकृत से ही आगे उसको जा जा करके उसका विकास हुआ है। मध्य आर्य भाषा काल जो आया, फिर उसके बाद दूसरा तीसरा जो भाषा आर्य भाषा काल है, वो है भाषा काल जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल। उसका समय 1000 ईस्वी से लेकर के वर्तमान तक जो जो भी है वो सारे। तो इस 1000 ईस्वी के अंतर से देखें तो हम कि उस 1000 ईस्वी में आचार्य हेमचंद जी ने अपनी रचनाएं की है। चरित्र साहित्य, कथा साहित्य जो भी लिखा गया है, वो 1000 ईस्वी के बाद और 15वीं शताब्दी तक बहुत तीव्रता से लिखा गया है। और श्वेतांबर परंपरा का अधिकतर साहित्य जो लिखा गया, चाहे चरित्र साहित्य हो चाहे कथा साहित्य हो, वो भी इसी 1000 ईस्वी से लेकर के और वर्तमान की शताब्दी जो है ना, इसी में लिखा गया। उसके बाद आचार्य नेमी चंद्र जी ने भी एक श्वेतांबर परंपरा के नेमी चंद्र सूरगणी जी महाराज भी हैं, उन्होंने भी अनेक ग्रंथों का लेखन किया है। वह भी उसी काल के अंतर्गत आएगा। और 16वीं शताब्दी में भी अनेक आचार्यों ने लिखा है। से हमारे इसमें दिगंबर परंपरा में भी अनेक आचार्य हैं। जैसे वसुनंदी जी महाराज का वसुनंदी श्राप का चार जो उपलब्ध होता है, वह भी उसी शताब्दी के अंतर्गत आया है। तो आचार्य शुद्ध सागर सूर्य ने जिन्होंने अष्टपहर पर टीका लिखी है, वो भी उसी शताब्दी के अंतर्गत आती है। ब्रह्मदेव की टीका भी द्रव्य संग्रह पर जो लिखी गई है, वह भी 17वीं शताब्दी के आसपास की रचना है। तो ऐसे अनेक ग्रंथ हैं, अनेक चीज टीकाएं हैं, अनेक टीका साहित्य है जो शताब्दी में लिखा गया है। और वर्तमान में भी उस प्राकृत भाषा पर अनेक आचार्य, अनेक और अनेक परंपराओं के विद्वान भी उस भाषाओं में प्रयोग कर भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और अपना लेखन कर रहे हैं। जिससे कि क्या लेखन करने से क्या कि हम प्राकृत भाषा का विकास देख सकते हैं। तो आज हम ये समझेंगे कि जो हमारा संक्षिप्त रूप में इतना समझेंगे कि संपूर्ण भाषाओं को 12 भाषा परिवारों के अंतर्गत हमने देखा। और उन 12 भाषा परिवारों में 8 उपभाषा परिवार हैं। और 8 उपभाषा परिवार में भारतीय ईरानी जो नाम से परिवार जो है ना, उसमें भारतीय आर्य भाषा
का जो काल है उसका संबंध प्राकृत भाषा से है। और भारतीय आर्य भाषा काल को तीन रूपों में विभक्त किया गया। पहला रूप ये था ना, भारतीय आर्य भाषा काल, प्राचीन प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, जिसका समय हमने देखा था कि 1600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। उसके बाद मध्य आर्य भाषा काल का रूप देखा था। फिर उसके बाद आधुनिक आर्य भाषा अ, काल, जो भारतीय आर्य भाषा काल है, उसका भी हमने देखा। तो इनमें अनेक प्रकार की रचनाएं उपलब्ध हैं। फिर उसके बाद प्राकृत का बोध कराने के लिए प्राकृत शब्द की जो प्रगति बनी है, वह प्रगति शब्द के अर्थ में संबंध में विद्वानों के, अनेक विद्वानों के अलग अलग मतभेद हैं। तो इसमें जो सारभूत और आधारभूत आचार्य हेमचंद्र जी ने भी अपनी परिभाषाएं दी हैं। और सिद्धहम शब्दानुशासन में अर्थ प्राकृतम करके प्रथम सूत्र ही है जो प्राकृत आदि की हमें उसमें दिखाई देता है। तो इसमें मार्कंडे ने भी अपनी अपनी परिभाषा दी है, धनिक ने भी और सहदेव ने भी, अनेक आचार्यों ने अपनी परिभाषा दी है। इधर अ, अनेक जो संस्कृत, इस संस्कृत से आई हुई भाषा प्राकृत, कुछ लोग ऐसा मानते हैं, मगर ये कथानक सही नहीं है। भी कहा जाता है कि संस्कृत संस्कारित करके भाषा आई है, और प्राकृत भाषा प्रगति से माने नेचुरल भाषा है। पहले के समय में बोलचाल की भाषा थी, और जिस बोलचाल की भाषा को देख करके हम अनेक रूपों को देख सकते हैं। जो हमारी बोलचाल की भाषा थी, तो अनेक आचार्यों ने भी अनेक तरीके की परिभाषा दी है। प्रकृति संस्कृतम तत्व भावम प्राकृतम उच्यते, ये परिभाषा आई है। प्रकृति प्रकृति है आगतम प्राकृतम, प्रकृति संस्कृतम, इस तरीके की परिभाषा आई है। इसके बाद अनेक आचार्यों ने भी प्राकृतस्य तु सर्वमेव संस्कृतम योनि, ये परिभाषा भी आई है। मतलब अनेक आचार्यों के माध्यम से अनेक परिभाषाएं हमारे बीच में आई हैं। उन परिभाषाओं से सिर्फ हमें इतने का समझना है कि प्राकृत भाषा की उत्पत्ति संस्कृत से नहीं हुई है, किंतु प्रकृति ही संस्कृतम मानक का अर्थ है कि प्राकृत भाषा को सीखने के लिए संस्कृत शब्दों को मूलभूत रख करके उसके साथ उच्चारण भेद के कारण से प्राकृत शब्दों का जो भी साम्य वैषम्य है, उसको दिखाना, अर्थात संस्कृत भाषा के द्वारा प्राकृत भाषा को सीखने का यत्न करना, इसका इसी आशय से हेमचंद्राचार्य ने संस्कृत को प्राकृत की योनि कहा है। और वह ये नहीं कह रहे कि संस्कृत जो है वह पहले आई है, प्राकृत बाद में, ये नहीं है। संस्कृत और प्राकृत भाषा के बीच में किसी भी प्रकार का कार्य कारण या जघन्य जन्य भाव है ही नहीं है। ये दोनों भाषा सहोदर हैं, और दोनों का विकास किसी अन्य स्रोत से होता है, वह स्रोत छांदस ही है। छांदस भाषा जो है उससे संस्कृत का विकास भी हुआ है, और उससे प्राकृत का भी विकास हुआ है। उच्चारण भेदों के कारण से संस्कृत और प्राकृत में अंतर हो जाता है, उच्चारण भेदों के कारण से। पर इतना अंतर से इन दोनों भाषाओं की बिल्कुल भिन्न नहीं माना जा सकता है। जनसाधारण प्राकृत का उच्चारण करते हैं, पर संस्कारपन्न नागरिक संस्कृत का करते हैं। जनसाधारण प्राकृत का उच्चारण करते हैं, और संस्कृत को प्राकृत की योनि इसी अर्थ अर्थ में कहा गया है कि शब्दानुशासन में अनुशासित संस्कृत भाषा के द्वारा ही प्राकृत के तत्व शब्दों को सीखा जा सकता है। वस्तुतः संस्कृत और प्राकृत एक ही भाषा के दो रूप हैं, इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो हमें आज इतना देखना है कि जो छांदस भाषा है उसके द्वारा ही प्राकृत भाषा का विकास हुआ है, और प्राकृत का भी विकास उसी से हुआ है, और उसी से संस्कृत का विकास भी उसी से हुआ है। और दोनों भाषा सहोदर हैं, ना हम किसी को ये कह सकते कि पहले संस्कृत आई है कि पहले प्राकृत आई है। दोनों भाषा सहोदर की भांति चल रही है। वैसे 8वीं शताब्दी के एक आचार्य हैं वाकपति राय, उन्होंने गौण बहु नाम से एक महाकाव्य लिखा है।
उसमें उन्होंने कहा है कि प्राकृत भाषा को जन भाषा माना है, और इस जन भाषा की ही जन भाषा से ही समस्त भाषाओं का विकास हुआ है। उनने अपने उसमें कहा है, सयालाओ एवं बाया विसंति एत्तोया रेंति वायाओ एंति समुद्रम चिये रेंति सायारो चिये जल। जिस प्रकार वह जल समुद्र में प्रवेश करता है और समुद्र से ही भाप रूप से बाहर निकलता है, इसी तरह से प्राकृत भाषा में सब भाषाएं प्रवेश करती हैं, और इस प्राकृत भाषा से ही सब भाषाएं निकली हैं। तात्पर्य यह है कि प्राकृत भाषा की उत्पत्ति अन्य किसी भाषा से नहीं हुई है, किंतु संस्कृत आदि सभी भाषाएं प्राकृत से ही उत्पन्न हुई हैं। इसी तरीके से एक जैन साधु नमी 9वीं शताब्दी में राजशेखर ने बाल रामायण में भी कहा है, और वह कहते हैं कि प्राकृत को संस्कृत की योनि विकास स्थान कहा है। उन्होंने कहा है कि प्राकृत की उत्पत्ति संस्कृत से नहीं, बल्कि ये दोनों भाषाएं किसी अन्य स्रोत से विकसित हुई हैं। इस तरह के कथन भी हमें उसमें प्राप्त होते हैं। तो हमें ये समझना है कि प्राकृत भाषा एक स्वतंत्र भाषा है। संस्कृत और प्राकृत को सहोदर भाषा हम कह सकते हैं। और जिस तरीके से संस्कृत का विकास छांदस भाषा से हुआ है, उसी तरीके से प्राकृत भाषा का विकास भी छांदस भाषा से हुआ है। पहले प्राकृत भाषा के मूल दो भेद हैं, जैसे कह सकते हैं कथ्य भाषा और साहित्यिक भाषा। तो कथ्य भाषा के की जो जन्म बोली के रूप में प्राचीन वर्तमान में जिसका साहित्य नहीं मिलता है, किंतु उनके रूपों की झलक छांदस साहित्य में मिल जाती है, तो प्रथम स्तरीय प्राकृत हम उसे कह सकते हैं। प्राकृत की भी डिवाइडेशन ऐसे, प्रथम स्तरीय प्राकृत, द्वितीय स्तरीय प्राकृत और तृतीय स्तरीय प्राकृत। इधर हम ये देखेंगे कि जो प्राकृत के भेष भेद रूप में दो रूप में देखते हैं, एक कथ्य भाषा, एक साहित्यिक भाषा। तो जो छांदस भाषा के जो जहाँ छांदस साहित्य में जो मिलती झलक मिलती है, वह प्रथम स्तरीय प्राकृत है। उसमें हम देखते हैं कि वैदिक साहित्य में कृत कुट्ठ शब्द एक जो है ना ऋग्वेद में पाया जाता है। कृत के लिए कुट्ठ, इधर प्राकृत में भी कुट्ठी बनता है। और पुरोदास, तो उधर उसमें वैदिक उसमें है पुरोडास, तो प्राकृत में भी पुरोडास बनता है। जैसे इसमें प्रतिसंघाय और प्रतिसंघाय ऐसे अनेक शब्द गोपथ ब्राह्मण में भी प्राप्त होते हैं। तो इन शब्दों को देख करके ये लगता है कि प्रथम स्तरीय प्राकृत का स्वरूप हमें स्पष्ट उस छांदस भाषा में दिखाई देता है, और इस कथ्य भाषा के रूप में प्राकृत की धारा अस्तित्व उस समय से है। और द्वितीय स्तर की प्राकृत भाषा जो है ना, वह भी तीन युगों में विभक्त है। द्वितीय स्तर की जो प्राकृत है तीन युगों में विभक्त है। तो उसमें से जो प्रथम युग, मध्यम युग और उत्तर आवर्ती युग। तो प्रथम युग में जो युगनी प्राकृत रहेगी उसमें शिलालेख आएंगे, प्राकृत धम्मपद की कुछ प्राकृतें आएंगी, आर्ष पाली आएगी, प्राचीन जैन सूत्रों की प्राकृत आ जाएगी, अश्वघोष के नाटकों की प्राकृत आ जाएगी। इस युग के समय की सीमा जो है ना 600 ईसा पूर्व से ईसवी सन की द्वितीय शताब्दी तक है। तो द्वितीय स्तरीय प्राकृत की तो बौद्ध जातकों में की भाषा इसी युग की भाषा मानी जाती है। उसके बाद पहले प्रथम स्तरीय प्राकृत छंदस भाषा में जो मिले शब्द हैं, उनको प्रथम स्तरीय प्राकृत, द्वितीय स्तरीय प्राकृत के बारे में हमने बताया आपको। और मध्य युगिनी प्राकृत, प्रथम युगनीय प्राकृत हो गया, द्वितीय स्तर के तीन जगह डबा। मध्य युगनीय प्राकृत में भाष्य कालिदास के नाटकों प्राकृत, गीति काव्यों के प्राकृत, और परवर्ती जैन काव्य साहित्य और प्राकृत वैयाकरण द्वारा निरूपित अनुशासित प्राकृतें एवं बृहत कथा काव्य शास्त्री प्राकृत। इस युग का समय जो 200 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना गया है।
इसी तरीके से उत्तरावाचीन युग और अपभ्रंश युग 600 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक, 600 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का है। तो इस युग में भी विभिन्न प्रदेशों में प्राकृत भाषाएं जाती हैं। तो इन्हें हम आगे समझेंगे कि किस तरीके से कौन सी भाषा जाती है और कौन कौन सी उसके भेद में आए। प्रथम स्तरीय प्राकृत और द्वितीय स्तरीय प्राकृत के बारे में आज हम, है ना, इसी के साथ ही जो आगे हम इस चीज को समझेंगे।